गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप बच्चों सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और अपने कार्य को जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे पूरी तरह से जो है कर रहे होंगे और उसको जो है याद भी करते जा रहे होंगे। बच्चों जितना आप लिखेंगे उतना प्रतिदिन याद करते रहेंगे। तो बच्चों आज मैं आपकी विषयाध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 5 के भाषा सेतु नामक पाठ के पाठ 3 पंच परमेश्वर को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों ध्यान से इस पाठ को पढ़िए। बच्चों इस पाठ ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी कहानियां लिखी हैं बच्चों बहुत ही उसमें न्याय और बहुत ही मार्मिक ढंग से उसको समझाया गया है। बच्चों इस कहानी के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में ये समझाया गया है कि न्याय के सामने कोई ना किसी का मित्र होता है और ना कोई किसी का शत्रु होता है। न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठने से इंसान जो है निष्पक्ष हो जाता है, तभी वो सच्चा न्याय कर सकता है। न्याय के समक्ष मनुष्य के बच्चों सारे संबंध बेकार हो जाते हैं। जहाँ पर न्याय है वहाँ पर संबंध का कोई महत्व नहीं होता है और जो संबंध का महत्व रखता है वो कभी बच्चों न्याय नहीं कर सकता है। तो न्याय करने वालों के लिए ना तो परिवार होता है और ना मित्र होता है और ना समाज होता है। उसको सिर्फ जब वो न्याय की आसन पर बैठता है तो उसे सिर्फ न्याय ही दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में जो है पंच परमेश्वर में दिया गया है। तो आइए बच्चों इस पाठ को हम पढ़ते हैं। बच्चों इस पाठ में जुम्मन और अलगू चौधरी नाम के दो मित्र होते हैं। दोनों मित्रों में बहुत गाढ़ी मित्रता होती है। गाढ़ी का मतलब बहुत अधिक मित्रता होती है। यदि जुम्मन शेख को कहीं जाना होता है, जैसे जुम्मन शेख हज करने जा रहे हैं तो अपना पूरा घर जो है अलगू चौधरी के सहारे छोड़ जाते थे और अलगू चौधरी को कहीं जाना होता था तो वो अपना घर जो है अपना सारा सामान जुम्मन शेख के सहारे छोड़ के चले जाते थे। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक जाति के नहीं थे, एक धर्म के नहीं थे, उनका खान पान भी एक नहीं था, लेकिन उन दोनों में मित्रता का मूल मंत्र था कि मित्रता क्या होती है। मित्रता बच्चों न जात देखती है, न धर्म देखती है, न घर देखती है, न परिवार देखती है। मित्रता किसी से भी हो सकती है और जो व्यक्ति सच्चा मित्र होता है वो किसी का सहारा नहीं ढूंढता है, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चे जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला का मतलब मौसी होता है, जो बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके परिवार में कोई भी नहीं था। एकमात्र जो जुम्मन था वो उनका भांजा था। तो खाला के पास बच्चों कुछ जमीन थी, कुछ जमीन जायदाद थी, लेकिन खाला इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो अपना काम स्वयं नहीं कर पाती थी। तो जुम्मन ने जब देखा कि बूढ़ी खाला के पास कुछ जमीन जायदाद है तो उन्होंने खाला से जो है कहा कि ये जमीन जायदाद हमारे नाम लिख दो। खाला तैयार हो गई, क्योंकि बच्चों खाला बूढ़ी थी, वो अपने आप कुछ कर नहीं पाती थी। तो खाला तैयार हो गई और जब तक जुम्मन ने खाला से उस जायदाद की रजिस्ट्री नहीं करवा ली, अपने नाम उसको नहीं करवा लिया, तब तक तो खाला की बहुत जो है आओ भगत करता था, बहुत आदर सत्कार करता था। समय से खाना, समय से पीना, सारे काम उसके सही समय से हो जाते थे। लेकिन बच्चों जिस दिन जुम्मन शेख ने खाला से रजिस्ट्री करवा ली, धीरे धीरे उन्होंने खाला का आदर सत्कार करना कम कर दिया। अब ना खाला को समय से खाना मिलता था, ना समय से पानी मिलता था। अगर खाला कुछ बोल देती थी तो उल्टी जली कटी उनको सुनना पड़ता था। कुछ दिन तो बच्चों उन्होंने सुना, लेकिन जब उनसे सहा नहीं गया तो उन्होंने उनकी जुम्मन की जो पत्नी थी वो बच्चों बहुत परेशान करती थी खाला को। तो एक दिन खाला से जब नहीं सहा गया तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की और कहा कि हम
अलग रहेंगे और हमको कुछ गुजारा चाहिए। जुम्मन ने बड़ी धृष्टता यानी बहुत जो है दुष्टता के साथ उत्तर दिया कि क्या रुपए यहाँ फलते हैं। खाला ने कहा हमें गुजारा चाहिए, कुछ रुपए पैसे चाहिए। तो जुम्मन ने बड़ी दुष्टता से यानी कि बहुत दुष्टता से जवाब दिया कि क्या यहाँ रुपए फलते हैं। खाला ने नम्रता से कहा मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए। जुम्मन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बहुत गंभीर हो गए जुम्मन से और उन्होंने उत्तर दिया तो कोई ये थोड़ी ना समझता था कि तुम यहाँ पर अमर होके आई हो, यानी मौत से लड़ कर के आई हो। जुम्मन शेख ने तो समझा होगा बच्चों कि खाला बूढ़ी है, इनकी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेंगे और कुछ दिन ये जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे, सारी संपत्ति हमारी तो हो ही गई है और हमें इनकी अधिक जो है सेवा नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर बच्चों खाला बिगड़ गई। अब बिगड़ने का तो सवाल ही था, क्योंकि एक तो खाला की जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली और दूसरा उनको रोटी भी देना मुश्किल था, तो खाला बिगड़ गई। खाला ने कहा कि हम ये अपनी बात को पंचायत में पेश करेंगे। जुम्मन हंसे। जुम्मन जो है खाला की बात को सुन करके हंसे और उन्होंने कहा कि तुम्हें पंचायत बुलानी है तो बुला लो, क्योंकि जुम्मन जानता था कि पंचायत में कोई भी उसके विपक्ष में बोलने वाला नहीं है। अब खाला ने पंचायत बच्चों बुलाई। जुम्मन तो बहुत खुश था कि जो भी न्याय होगा वो हमारे पक्ष में होगा, खाला की बात को कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और जितने लोग थे गांव के सब उसकी बात को मानते थे। तो वो इस बात से बिल्कुल खुश था कि पंचायत में कुछ होने वाला नहीं है, खाला चाहे जितना कर लें। अब खाला ने जो है एक छड़ी उठाई और गांव भर में घूमने लगी पंचों का चुनाव पंचायत के लिए। अब खाला जो है बहुत बूढ़ी थी, कमर झुक गए थे। एक डंडी लिया और उसी के सहारे वो गांव में गई और सबसे फैसला करने के लिए कहा। एक दिन संध्या के समय बच्चों एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पहले बच्चों गांव में जो भी फैसले छोटे बड़े होते थे वो गांव का मुखिया यानी सरपंच करता था। 5 लोग पंच चुने जाते थे और वो जो जिसकी तरफ फैसला करते थे उसको वो फैसला मानना पड़ता था। तो पंचायत जो है एक पंचायत भवन बना होता था, तो वही उसी में जो है पंचायत होती थी। तो सभी लोगों ने पंचायत जो है रखी। खाला ने जब पंचायत रखी तो सभी लोग उस पंचायत में इकट्ठा हुए। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। जुम्मन ने सारी सेटिंग पहले से ही कर रखी थी कि फैसला हमारे पक्ष में होगा। 5 लोग बैठ गए। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की कि आज 3 साल हो गए हैं, मैंने अपनी सारी जायदाद जो है जुम्मन के नाम कर दी है, इसे आप सभी लोग जानते हैं। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देने का फैसला किया था, लेकिन साल भर से मैंने किसी तरह से रो धो करके काट लिया, पर अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता है और इन लोगों की जली कटी बातें अब मुझसे सही नहीं जाती हैं। ना मुझे पेट भर कपड़ा मिलता है और ना मुझे पेट भर रोटी मिलती है और ना तन का कपड़ा मिलता है। बेबस बेवा मतलब कि मैं विधवा हूँ और बेबस हूँ, मेरे कोई सहारा नहीं है। कचहरी दरबार नहीं कर सकती हूँ, मैं कचहरी नहीं जा सकती हूँ, दरबार नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैंने ये पंचायत बुलाई है। तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख कह सकती हूँ पंचो, तुम्हारे सिवा मैं अपना दुख किसी से नहीं कह सकती हूँ। तुम लोग जो राह निकालोगे उसी पर मैं चलूंगी और पंचों का जो हुक्म होगा उसे मैं अपने सिर माथे पर रखूंगी। सरपंच किसे चुना जाए बच्चों? अब पंचायत में ये होने लगा कि पंच किसे चुना जाए। तो
खाला ने किसी और को कहा और जुम्मन ने किसी और को कहा। तो इस बात पे जुम्मन और खाला में बच्चों बहस भी होने लगी। तो जुम्मन ने कहा कि तुम जो मर्जी जिसको चाहो उसको जो है बना सकते। पहले तो झंझट किया और उसके बाद खाला से कहा कि जिसको पंच चुनना चाहती हो चुन लो। खाला ने कहा कोई बात नहीं। खाला जानती थी कि अलगू जो है वो जुम्मन का बहुत प्रिय मित्र है। तो खाला ने कहा कोई बात नहीं, हम अलगू को ही अपना पंच चुन लेते हैं। अलगू का नाम सुन करके जो है जुम्मन बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन बच्चों जैसे ही अलगू उस पंच के आसन पर बैठा तो उसको अपनी जिम्मेदारी का आभास हो गया, क्योंकि जो पंच के आसन पर बैठता जो निर्णय सुनाता है वो एक ईश्वर से कम नहीं होता। उसकी वाणी जो होती है वो देववाणी के समान होती है। अब बच्चों अलगू ने कहा जुम्मन से कि तुमने जब रोटी और कपड़ा देने का खाला से वादा किया था तो तुम्हें देना चाहिए, तुम क्यों नहीं दे रहे हो। उन्हें ये नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। तो उन्होंने अलगू ने कहा कि ये नीति संगत है, आपको खाला को माहवार खर्च देना पड़ेगा, यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री वापस कर दी जाए। बच्चों जुम्मन जो है वो अलगू चौधरी का बहुत प्रिय मित्र था, लेकिन आसन पर बैठते ही अलगू के मन में जो है धर्म संगत यानी नीति का जो है आभास हो गया। तो उसने नीति के आभास के कारण जो है खाला के पक्ष में निर्णय किया और कहा कि यदि आप खाला को रोटी और कपड़ा नहीं दे सकते हैं तो माहवार इनको खर्च दिया जाए, और अगर आप माहवार खर्च नहीं दे सकते हैं तो इनकी रजिस्ट्री वापस कर दी जाए। ऐसा अवसर इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। बच्चों जैसे ही अलगू ने ये फैसला सुनाया तो जुम्मन का जो है जुम्मन थोड़ा से अपनी मित्रता से हट गया। बच्चों इस जगह जुम्मन और अलगू की मित्रता में दरार पड़ गई, क्योंकि जुम्मन जानता था कि अलगू हमारे पक्ष में निर्णय करेगा, लेकिन अलगू ने न्याय किया। उसने किसी के पक्ष में निर्णय नहीं किया, जो सही में न्याय था उसने उस न्याय को किया। अब दोनों मित्रों में दरार पड़ गई, मगर उसी तरह जैसे तलवार की ढाल मिलती है, दरार तो पड़ गई लेकिन बच्चों वो दोनों आपस में मिलते जुलते रहते थे। ये नहीं कि दुश्मनी बांध ली और एक दूसरे से बोलना चालना बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। वो दोनों मिलते थे, लेकिन वो कहते ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। मित्रता को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक बार मित्रता टूट गई तो फिर वो प्रेम कभी नहीं होता है। तो बच्चों जुम्मन और अलगू में भी ऐसा ही हुआ। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अब जुम्मन जो है अलगू से बदला लेने के चक्कर में था। बोलता चालता तो था सामने से, लेकिन पीठ पीछे वो अलगू से बदला लेना चाहता था। बच्चों एक दिन ऐसा अवसर आ ही गया। अलगू चौधरी ने बटेश्वर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीद ली। एक बार जो है अलगू ने उनके गांव का एक बटेश्वर नाम का व्यक्ति था, उससे एक बैलों की जोड़ी खरीदी। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अलगू का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? बच्चों 2 बैल होते तभी तो खेती के काम आते, लेकिन एक बैल है तो किसी काम का नहीं होता। निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डाला जाए। अब अलगू ने सोचा कि इस अकेले बैल को हम क्या करेंगे, इसको हम बेच देते हैं। गांव में बच्चे एक समझू साहू नाम का व्यक्ति रहता था, तो अलगू चौधरी ने समझू साहू को वो बैल बेच दिया। अब समझू साहू क्या करता था कि उस बैल को मंडी ले जाता था, उस बैल पे सामान लाता था, गुड़ लाता था, घी लाता था, व्यापारी था।
तो वो सारा सामान लाद करके बाजार जाता था और बाजार से आता था। वह बैल हाथ लगे तो दिन भर पेट खटके 3 खेप रोक जाते। बच्चों, जब बैल को ले जाता, बैल अच्छा मोटा ताजा हष्ट-पुष्ट था, तो समझू साहू एक दिन में 2-3 खेप यानी 2-3 बार बाजार जाता था और बाजार से आता था। तेल और 1 महीने के में दाम चुकाने का, जब बच्चों जो है समझू साहू ने बैल लिया था तो 1 महीने में उसका दाम चुकाने के लिए अलगू चौधरी से कहा था। तो चौधरी को भी गरज थी, वो घाटे की परवाह में नहीं था। अलगू चौधरी भी सोच रहा था कि हमारा बैल बिक जाएगा, तो घाटे की कोई परवाह उसको नहीं थी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रहे। अब समझू साहू ने जब नया बैल पाया तो उसको खूब रात दिन उससे काम लेने लगे। वह दिन में 3-4 खेप करने लगा। चारे की फिक्र करता नहीं था, ना उसे चारा टाइम से देता था, ना पानी टाइम से देता था। तो इस तरह बच्चों वो बेचारा जानवर दम भी नहीं ले पाता था और जोत दिया जाता था। वो शहर से आता था और आराम भी नहीं कर पाता था, अपना चारा भी नहीं खा पाता था, पानी भी नहीं पी पाता था और जो है समझू साहू उसको लेकर के बाजार फिर चला जाता था। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी, वहाँ वह सुख चैन कहाँ, ये 8 पहर की खपत। जब वो बैल बच्चों अलगू चौधरी के यहाँ था तो बहुत आराम से था, लेकिन जब से समझू साहू के घर आ गया तब से वो बहुत परेशान हो गया था। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ ला दिया। बच्चों, एक दिन समझू साहू बैल से चौथा चक्कर लगवाने लगे और उसके ऊपर बहुत सामान लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर उठते नहीं थे। वो दिन भर चलता रहा और उसके पैर नहीं उठ रहे थे। पर साहू को जल्दी पहुंचने की प्रकृति, लेकिन समझू साहू बहुत जल्दी शहर पहुंचना चाहता था, इसलिए उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से उस बैल पर मारे। समझू साहू बैल को लेकर बाजार जा रहा था और बैल बेचारा बहुत थक गया था, जिससे उसके पैर उठ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी समझू साहू ने उसके 4-5 कोड़े लगा दिए। वो बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और वहीं ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ ना सका। इस घटना को हुई कई महीने बीत गए। अब बैल मर गया, इस घटना को भी कई महीने बीत गए। अलगू जब समझू साहू के घर अपने बैल का पैसा मांगने आया। बच्चों, बैल मर गया लेकिन समझू साहू ने अलगू को पैसा नहीं दिया। बहुत दिन बीत गए तो अलगू जो है अपना पैसा मांगने समझू साहू के घर गया। तब वहाँ और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठे। जैसे वो अलगू चौधरी जैसे ही समझू साहू के घर पैसे मांगने जाता है, वैसे ही अलगू साहू और उसकी जो सेठानी थी, दोनों उसके ऊपर कुत्ते की तरह चिल्लाने लगे और बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। धीरे धीरे हुआ क्या कि दोनों में मारपीट की नौबत आ गई। तो दोनों ने कहा कि अब इसका फैसला ऐसे नहीं हो सकता, चलो पंचायत बुलाते हैं। अब दोनों ने पंचायत बुलाने की सहमति दी। पंचायत बैठी। बच्चों, दोनों ने कहा कि पंचायत बुला लो, चलो पंचायत की सहमति मिल गई, पंचायत बैठ गई। रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको किसको पंच बनते हो? अलगू दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। अब वहां पे एक रामधन मिश्र नाम के व्यक्ति रहते थे। बच्चों, रामधन मिश्र नाम के एक व्यक्ति रहते थे। बोले, चौधरी, किसको तुम अपना पंच चुनोगे? दोनों पक्ष के लोग अपना अपना पंच चुन लें। समझू साहू खड़े होके बोले कि मेरी ओर से जुम्मन शेख को चुना जाएगा। अब जैसे ही जुम्मन शेख ने अपना नाम सुना बच्चों, वो फूले नहीं समाये, उनको बदला देने का अवसर मिल गया। जैसे ही जुम्मन शेख को चुना गया, अलगू चौधरी बहुत घबराए। उन्होंने सोचा कि अब जुम्मन हमसे बदला लेगा, लेकिन जैसे ही सरपंच के आसन पर जुम्मन बैठते हैं, उनके मन में भी एक न्याय करने के लिए जो है उनके मन में आशा जागृत होती।
अन्याय करना चाहते हैं कि हम जो है अलगू चौधरी की दुश्मनी को भूल जाएं और यहाँ पे हम न्याय करें। तो वो न्याय करता है और कहता है कि अलगू चौधरी ने जितने रुपए में आपको बैल बेचा था उतने पैसे आप वापस करिए। इस तरह बच्चों दोनों का फैसला हो जाता है और जैसे ही जुम्मन से मंच से उतरता है अलगू चौधरी उसको जो है सीने से लगा लेता है और दोनों अपनी अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं और दोनों में फिर उसी प्रकार से मित्रता हो जाती है। तो बच्चों कहते हैं कि जब हम न्याय के आसन पर बैठे तो हमें न्याय करना चाहिए, हमें किसी मित्र या किसी परिवार के पक्ष में कभी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंच ईश्वर का रूप होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आइए बच्चों, जितने भी शब्द रेड हैं यानी रेड शब्द हैं उन पे आप जो है अंडरलाइन करिए, क्योंकि यही आपके रेड शब्दार्थ होते हैं। तो गाढ़ी माने गहरी होता है, अटल माने जो कभी ना टले, मलकियत माने जायदाद, और धृष्टता माने कुटिलता, और दूभर माने मुश्किल, और निर्णय माने फैसला, बेकस बेवा माने होता है असहाय विधवा, और जीरा माने होता है बहस, और चकित माने होता है हैरान, और संकल्प विकल्प माने होता है दुविधा, नीति संगत माने होता है न्याय के अनुसार, निदान माने होता है इस कारण या अंत में, खेत माने होता है फेरा, खपत माने होता है परिश्रम, परामर्श माने होता है सलाह, सिर फुटौल माने होता है झगड़ा, उज्र माने होता है इकरार, सर्वोच्च माने होता है सबसे ऊंचा, और सदस्य माने होता है समान। अब बच्चों मौखिक देखिए, मौखिक लिखवाए तो जाते नहीं है नोटबुक में, आप मौखिक को किताब से पढ़िए और उसके उत्तर समझिए। यदि आपकी कक्षा में कोई झगड़ा करता है तो उसका निपटारा कौन करता है? बच्चे, जब आप अपनी कक्षा में कोई लड़ाई झगड़ा करते हो तो उसका फैसला कौन करता है? पहले तो क्लास टीचर करता है, या जब क्लास टीचर नहीं होता है तो आपकी कक्षा में जो भी अध्यापक होता है, जो भी टीचर होता है, वो आपका फैसला करता है। क्या आप अपने मित्र के विरुद्ध निर्णय सुना सकते हैं? नहीं, हमें अपने मित्र के विरुद्ध निर्णय, क्या आप अपने मित्र के विरुद्ध निर्णय सुना सकते हैं? बच्चों, जैसा निर्णय होगा वैसा हमें सुना, अगर हमें सही निर्णय, अगर उसके पक्ष में सही है तो हम सही निर्णय सुनाएंगे, गलत है तो गलत निर्णय सुनाएंगे। क्या समझू साहू को बैल से इतना काम लेना चाहिए था? नहीं बच्चों, जानवर भी जो है एक प्राणी है, उसको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उससे उतना ही काम लेना चाहिए जितना उसकी क्षमता हो। तो हमें बैल से इतना, किसी भी जानवर से बहुत अधिक काम नहीं लेना चाहिए। अब आइए प्रश्नोत्तर में, क्या समझा पाठ से। अब देखिए आपके नोटबुक में ये प्रश्न लिखे हुए हैं, जिनके उत्तर भी आपके जो है नोटबुक में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में कैसी मित्रता थी? तो बच्चों, आपने पढ़ा कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। सिर्फ कैसे की जगह आपको गाढ़ी मित्रता लिखना है, बस उत्तर हो गया आपका। बूढ़ी खाला ने अलग रहने की मांग क्यों की? बूढ़ी खाला नित्य कड़वी बातें और जली कटी बातें सुनते सुनते जब ऊब गई तो उसने अलग रहने की मांग की। तीसरा प्रश्न है, अलगू चौधरी ने किसके पक्ष में फैसला दिया? तो बच्चों, इसका उत्तर है अलगू चौधरी ने खाला के पक्ष में निर्णय दिया या फैसला किया। अलगू चौधरी ने किसके पक्ष में फैसला दिया? अलगू चौधरी ने खाला के पक्ष में फैसला दिया। अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? तो इसका उत्तर है अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच बैल के दाम को लेकर झगड़ा हुआ। जुम्मन शेख ने मौका मिलने पर भी अपना बदला क्यों नहीं लिया? तो बच्चों, जुम्मन शेख जब न्याय के आसन पर बैठे तो उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया, इसलिए उन्होंने मौका मिलने पर भी अपना बदला नहीं लिया।
तो ये तो आपके प्रश्न उत्तर हो गए बच्चों। अब आइए बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। बहुविकल्पी प्रश्न में है अलगू चौधरी ने समझू साहू को क्या बेचा। तो घोड़ा बेचा, बैल बेचा, बकरी बेचा। बच्चों क्या बेचा? बैल बेचा। खाला ने जुम्मन को मामला कहाँ पेश करने की धमकी दी? अदालत में, थाने में, पंचायत में। तो कहाँ पर दी? पंचायत में। अब बच्चों आपका पाठ पूरा हो गया। अब आप लोग ध्यान से इस पाठ को पुनः फिर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद।